नमस्कार। मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है और मैं प्राची शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा जी का, जो कि भाजपा के नेता हैं और बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं राधाकांत ओझा जी से। ओझा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओझा जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि मैं आपसे बीजेपी की नीतियों के बारे में बात करूं या बार एसोसिएशन से संबंधित विषय पर? ये आपके ऊपर है, जैसा आप बात करना चाहिए। तो पहले हम बार एसोसिएशन पर बात करते हैं। ओझा जी, आपको नहीं लगता कि बार एसोसिएशन में हर बार जो प्रत्याशी खड़े होते हैं चुनाव में, वो तमाम वादे करते हैं चुनाव में, लेकिन 1 साल का समय काफ़ी नहीं होता उन वादों को पूरा करने के लिए, तो क्या कार्यकाल बढ़ा देना चाहिए? ये विषय बार के हित में कार्यकाल थोड़ा ज़्यादा हो तो अच्छी बात होती है, लेकिन ये क्योंकि बार एसोसिएशन का इंडिविजुअल है और बार एसोसिएशन का अपना चुनाव होता है, ऐसी स्थितियों में ये निर्णय बार एसोसिएशन पे छोड़ना चाहिए कि वो क्या करें। कभी कभी अच्छे पदाधिकारी आ जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी बार एसोसिएशन के हित न करने वाले या निष्क्रिय पदाधिकारी आ जाते हैं तो बार एसोसिएशन को प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये निर्णय बार एसोसिएशन के मेंबरों पे छोड़ देना चाहिए। सर, अक्सर देखा जाता है कि प्रत्याशी चुनाव में बहुत पैसे खर्च करते हैं, तो इन पैसों की रिकवरी कैसे होती है? ऐसा है कि बार एसोसिएशन का मेंबरों का चुनाव होता है तो थोड़ा बहुत पैसा तो लोग खर्चा करते ही हैं, ऐसा नहीं है। इसमें रिकवरी है सच नहीं होती है, और रिकवरी का कोई गलत तरीका नहीं है या कोई और कोई माध्यम नहीं है जिसके माध्यम से लोग इसमें रिकवरी करें, अपना काम करते हैं। और पैसा ना खर्चा हो इसका मैं पक्षधर हूँ। ज़्यादा पैसा खर्चा होने से फिर जो चुने हुए पदाधिकारी होते हैं वो उस मन से काम नहीं करते, या काम करने में उनके मन में आता है कि मैंने पैसा ज़्यादा खर्चा किया। इस पर अंकुश लगना चाहिए, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि कैसे हो कि कम में बार एसोसिएशन को चुनाव हो, जिससे कि उनके मन में आघात ना हो कि मैंने पैसा खर्चा किया। दूसरी चीज़, एक महत्वपूर्ण बात यह है, आपको बता दूँ कि पैसा ज़्यादा खर्चा होता है इसलिए बहुत सारे अच्छे उम्मीदवार जो बार के हित में अच्छा काम कर सकते हो आना पसंद नहीं करते। इसलिए इस पर बार एसोसिएशन को मंथन करना चाहिए कि हम कैसी विदा करें जिससे कि ये व्यवस्था, पैसे का खर्चा कम हो और थोड़ा सा भ्रष्टाचार उससे कम हो। सर, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आज अधिवक्ताओं की मुख्य समस्या क्या है? वर्तमान समय में हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट की समस्याएं जो कुछ व्यक्तिगत हैं, उसमें जैसे लिस्टिंग है, बार एसोसिएशन में काम नहीं हो पा रहा है पदाधिकारियों का, वो बातकारियों का, मुकदमे नहीं हो पा रहे हैं, 10-10 साल 15-15 साल से मुकदमे पेंडिंग है, वकील लगातार मुकदमा लगवा रहा है, टेकअप नहीं हो पा रहा है। एक व्यवस्था बेंच और बार के बीच में होना चाहिए कि मुकदमे कैसे लगते रहें, मुकदमों का डिस्पोजल अच्छा हो। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादा करके मुकदमों में सरकार एक उसका पक्षकार होती है, सरकार की तरफ से काउंटर नहीं आता है। काउंटर अगर नहीं आता है तो मुकदमा डिसाइड नहीं हो सकता है, तो सरकार को भी इस लेवल में देखना पड़ेगा। क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, अगर न्याय व्यवस्था सशक्त नहीं होगी और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास नहीं होगा तो आने वाले दिनों में सरकारें, प्रजातंत्र का चलना मुश्किल होगा। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि बार और बेंच के संबंध में बार की क्या भूमिका है? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने बात किया है। ऐसा है कि अगर बार सशक्त है, बार का पदाधिकारी चरित्रवान और ईमानदार और नैतिक है और सही में वकील है, तो आपको मैं निश्चित रूप से बता दूं कि बार सुरक्षित रहती है, न्याय व्यवस्था सुरक्षित रहती है और बेंच भी सुरक्षित रहती है, क्योंकि वो समझदार भी होता है। लेकिन अगर अच्छे पदाधिकारी चुन के नहीं आ रहे हैं और वो बार की समस्याओं को बेंच के सामने उचित ढंग से नहीं प्लेस कर पा रहे हैं तो बार भी परेशान होती है, और जिससे कि बार का अहित होता है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके अध्यक्ष को, आपके सेक्रेटरी जो होते हैं बार एसोसिएशन के, मुख्य रूप से या पूरी कार्यकारिणी को एक चरित्र देना पड़ेगा कि हम बार एसोसिएशन को अच्छे ढंग से ले चलें, लोगों के बीच में जजेज में विश्वास हो, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी बार के हित में काम कर रहे हैं, न्याय व्यवस्था के हित में काम कर रहे हैं, तभी अच्छे ढंग से काम हो सकता है। सर, अब आगे मेरा एक सवाल है आपकी नीतियों से संबंधित।
आपको क्या लगता है कि आपने जो नीतियां लागू की थी वो और अच्छे से लागू हैं या उसमें कमी आई है? दुखद इस बात का है कि मैं मुख्य रूप से आज भले बड़ा अधिवक्ता हो गया हूँ, वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, बार का पूर्व अध्यक्ष हुआ, लेकिन मैं बेसिकली गांव से आया हूँ और साधारण परिवार से आकर के यहाँ पे इस मुकाम को प्राप्त किया। तो मैं जो हमारा गांव का वकील है, हिंदी बेल्ट का वकील है, समाज से आया हुआ, उसकी समस्याओं को मैं जानता हूँ। इसीलिए मैंने व्यवस्था की उस समय के मुख्य न्यायाधीश और उस समय के जो हमारे जजेस थे उनके माध्यम से। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब थे, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने एक व्यवस्था की एफिडेविट के माध्यम से बार के लिए 50 रुपये आने का। दुखद इस बात का है कि उस समय हमारे कार्यकाल में लगभग 6 महीने ही लागू रहा। मैंने सबको 2 लाख रुपया डेथ पे लगभग 35-36 लोगों को दिया था और बीमारी में भी इतने ही किसी ज़्यादा लोगों को दिया था। पत्नी के लिए मैंने कार्ड बनवाया था बीमारी में दोनों की व्यवस्था देने के लिए, लेकिन वो व्यवस्था चल नहीं पाई जैसा चलना चाहिए था वकीलों के हित में। और मैं चाहता हूं कि बार एसोसिएशन के लोग जो आज के पदाधिकारी हैं भविष्य में आए, उस व्यवस्था को उचित ढंग से उसको लागू करें जिससे कि वकीलों का हित हो। जी, आपने भी हमें बताया कि अधिवक्ताओं की क्या समस्या है आज, तो सर अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बार को क्या कदम और उठाने चाहिए? मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने सोचा था, नहीं आ पाया, वो एक अपनी समस्या है। बार का प्रजातंत्र में हार जीत एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये उसका एक पारंपरिक रूप से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जीत को हार को दोनों को। लेकिन जैसे मेरी अपनी स्थिति कि मैं इसको जो 500 रुपया कर देता और उसके लिए संभवतः हाईकोर्ट की भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पैसा वकीलों के अकाउंट में जाना है। तो 500 रुपये में 70 रुपया काटने के बाद 430 रुपया उनके प्रोविडेंट फंड EPF स्कीम के तहत सारा पैसा वकीलों के अकाउंट में चला जाएगा। तो उससे होगा क्या कि एक पूंजी उनके पास 4 से 10 सालों में 4 से 10 लाख रुपया उनके रहेगा। तो जैसे कोरोना जैसी प्रॉब्लम आई या उनको इमरजेंसी में कोई पैसे की जरूरत पड़ी तो वो पैसा ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू के वकीलों को बचत करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं को करना चाहिए। लाइब्रेरी स्ट्रांग करनी चाहिए, लंच की कैंटीन की प्रॉब्लम है उसको भी व्यवस्थित करना चाहिए, कैंटीन बड़ी खुलनी चाहिए। आज हमारा वकील बाहर खड़ा होकर के चाय की दुकान पे अपने किसी परिवार के साथ चाय पीता है तो उसको कष्ट होता है कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील हूँ। इन व्यवस्थाओं के बारे में सोचना चाहिए। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राधाकांत ओझा जी से कुछ राजनीतिक विषयों पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा जी से। सर, अब मैं कुछ बात आपसे राजनीतिक करना चाहूँगी। सर, आप बीजेपी के नेता हैं, आपको नहीं लगता कि आज बीजेपी की तमाम नीतियों से देश में उबाल सा है? किसान आंदोलित हैं, लगातार अखबार में पढ़ रहे हैं, वो सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। किसान आपने देखा हो कि भारतवर्ष सिर्फ पंजाब और हरियाणा से नहीं है जी। यहाँ पे कितने राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और जो किसान आंदोलन कुछ मुख्य रूप से आप इससे जरा कानून के बारे में मैंने पढ़ा, क्योंकि हम लोग अधिवक्ता भी हैं। मैंने इस बात को देखा कि एक पैरेलल व्यवस्था इस कानून के द्वारा आ रही है जो वर्तमान व्यवस्था चल रही है, क्योंकि इस व्यवस्था में हमारे किसानों को चूसने की एक व्यवस्था ग्रुप बना करके कर रहा था। इसलिए सरकार ने आपको एक पैरेलल व्यवस्था दी है और जब दो व्यवस्थाओं में कंपटीशन होगा तो किसानों को ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं किसानों को इस बात से निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से भी कि वो इसके पॉजिटिव रूप में देखें। अभी कुछ घटा नहीं है और ऐसा नहीं कि कानून बदला नहीं जा सकता है। आप इसको वेट करिए, इसको देखिए, परखिए, उसके बाद जो संशोधन हो तो सरकार भी कह रही कि मैं संशोधन करने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें प्रॉब्लम किस बात की आ रही है? और ये कुछ राजनीतिक दल इसको प्रयास कर रहे हैं, शायद वो गलत कर रहे हैं। राष्ट्र हित में कुछ ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे राजनीतिक फायदे की बात है। मतलब ये राजनीतिक दलों का एक षड्यंत्र है। राजनीतिक दलों का एक षड्यंत्र है। और किसान, कुछ एक बड़े किसान हैं जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो मध्यम और निम्न कोटि के जो हमारे किसान हैं उनको फायदा होने जा रहा है। बड़े किसानों को थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी मोनोपोली नहीं चलेगी।
तो आप मानते हैं कि सरकार को रोल बैक नहीं करना चाहिए? हम इसके पक्षधर हैं कि सरकार को रोल बैक नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें जो जरूरी संशोधन हो वो बात समझनी चाहिए, किसानों की बात को सुनना चाहिए और उनको सुन करके उसमें जरूरी संशोधन हो, लेकिन रोल बैक करने से व्यवस्था में सुधार के लिए तो कानून ही आया है और आप सुधार नहीं देखना चाहते, पहले ही चिल्ला रहे हैं। और एक चीज मैं बता दूं, मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है, जब कोई सुधार आता है तो उस पर कुछ ऐसे लोग जिनका कि स्वार्थ हित नहीं होता है उस पर विरोध करते हैं। सर, तो क्या आप मानते हैं कि बहुमत की जो सरकार होती है, ऑटोक्रेसी की गवर्नमेंट, तो उसमें तानाशाही ज़्यादा होती है? आप एक चीज़ बताएं कि किसी भी व्यवस्था के लिए, जैसे यूनिफॉर्मिटी राजतंत्र है, प्रजातंत्र है। राजतंत्र में तो और भी तानाशाही होती है, वो तो एक ही आदमी होता है। प्रजातंत्र में कम से कम, जैसे हमारे यहाँ 554 MPs हैं, उसके बाद उनके लेवल में चुनाव होता है, फिर चुनाव होने के बाद उसमें से मेजॉरिटी होती है, उनको पार्लियामेंट में कहने का अधिकार है। तो प्रजातंत्र में बहुमत की सरकार बनती है, इसलिए वो जरूरी पार्ट है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, विपक्ष को भी बड़े मजबूती के साथ करना चाहिए, क्योंकि रहीम ने कहा कि निंदक दिगरे राखी आंगन कुटी बिछाए। दुर्भाग्य हमारे यहाँ क्या है कि जो मेरा विपक्ष है इतना चरित्र विहीन हो चुका है, चरित्रहीन मैं नहीं कहूँगा, चरित्र विहीन हो चुका है कि उसकी क्रेडिबिलिटी ही समाज में चली गई। अगर वो अपनी क्रेडिबिलिटी को समाज में ले आए तो ऐसा नहीं कि अपनी बात को नहीं कह सकता है। आज मोदी जी ने जिस चरित्र और जिस स्टैंडर्ड को ले आकर के समाज में दे दिया है, उसके बराबर को कोई विपक्षी नेता नहीं है, और नेता नहीं है तो उनके जितने उनके सपोर्टर हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन होगा विपक्षी दल के नेताओं से कि अपनी क्रेडिबिलिटी अपने समाज में ले आइए, जनता में ले आइए, और एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अगर आप करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा, राष्ट्र को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। मतलब विपक्ष को एक ऐसे नेता को लेके आना चाहिए सामने जो विश्वसनीय है। नेता नहीं, पूरे चरित्र, पूरी व्यवस्था को लेके आना पड़ेगा। नेता तो है ही नहीं है, नेता तो किसी के पास कोई चरित्र नहीं है। सबके पास विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के कांड हो चुके हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। नाम नहीं लूंगा, चाहे कांग्रेस ले लीजिए, चाहे बसपा ले लीजिए, चाहे सपा ले लीजिए, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से, चाहे आप चले जाइए दक्षिण में चले जाइए, सारे लोगों की व्यवस्था है। सत्ता प्राप्ति का तात्पर्य भ्रष्टाचार नहीं है, सत्ता प्राप्ति का तात्पर्य है देश की सेवा करना है। उस बीच में कुछ गलतियां होती तो हाथ जोड़ के माफी मांगिए कि हमसे गलती हो गई, भविष्य में नहीं करेंगे। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जो 2017 के विधानसभा चुनाव थे उसमें आपका शहर उत्तरी से चुनाव लड़ने की बहुत चर्चा थी, लेकिन जो टिकट था वो बाद में हर्षवर्धन जी को दिया गया था। तो 2022 के चुनाव अब करीब हैं, तो उसमें आप चुनाव लड़ेंगे या आप ये इच्छा त्याग चुके हैं? देखिए, ऐसा होता है कि हम लोग एक संगठित दल के मेंबर हैं और उसमें जो निर्णय हमारे संगठन का होता है, पार्टी का होता है, वही हम सब लोगों के ऊपर मान्य होता है। इसलिए आपका ये कहना कि उनको मिल गया तो हम सब लोग लग गए, जिसको मिलेगा उसके साथ रहेंगे, इसमें कोई बात नहीं। सर, आपका जो राजनीति का क्षेत्र है, हम सभी जानते हैं कि वो प्रतापगढ़ भी है, प्रतापगढ़ पट्टी। तो सर, आप 2022 का चुनाव शहर उत्तरी से ही लड़ना चाहेंगे या प्रतापगढ़ पट्टी भी है? ये तो हमारी पार्टी का अपना निर्णय होगा, जहाँ से जो कहेंगे उसको हम लोग पालन करेंगे, इसमें कोई बात नहीं। सर, आज आप राजनीति में क्या बदलाव देखते हैं? राजनीति में मतलब एक डर जैसा माहौल क्यों बना हुआ है आज? ये प्रश्न आपने बड़ा समसामयिक प्रश्न किया। डर नहीं बना है, वो लोग डरे हैं जो भ्रष्ट हैं, वो लोग डरे हैं जो चरित्रहीन हैं, वो लोग डरे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो लोग डरे हैं जो समाज में उचित काम करने की व्यवस्था नहीं देना चाह रहे। आज समाज का बताइए, आप डरी हैं, हम डरे हैं, सामान्य आदमी पर डरा हुआ है, अपना काम कर रहा है। वो राजनीतिक दल डरे हुए हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा है, वो गुंडे डरे हुए हैं जिन्होंने की जमीनें कब्जा कर ली, वो गुंडे डरे हुए हैं जिन्होंने लोगों को मारा है, इसलिए उनके अंदर डर आना चाहिए। रही बात दूसरी चीज, एक मैं आपको बता दूं कि सरकार को गलत लोगों को दबाने के लिए सठे साठ्यम समाचरित की जो परिभाषा है वो प्रजातंत्र में नहीं चलती है, सही है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, लेकिन सारे गलत चीजों को दबाने के लिए कानून की पूर्ण व्यवस्था की तरफ अगर आप जाएंगे तो शायद आप उनको नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि कानून की इतनी पेचीदगियां वो फंसा देंगे। इसलिए छोटी मोटी अगर गलतियां होती हैं तो सरकार उसको सुधारती रहती है, लेकिन गलत आदमी को दबाने के लिए कुछ तरीके अगर अदरवाइज भी होते तो मेरी राय में गलत है। बिल्कुल। तो सर, मतलब जो तुष्टिकरण की नीति है, सेलेक्टिव कार्रवाई, सर वो पहले ज्यादा थी कि अब ज्यादा बढ़ी है? अगर आप देखेंगे, पहले कुछ वर्ग विशेष के लिए तुष्टिकरण की व्यवस्था होती थी, कुछ जात विशेष के लिए तुष्टिकरण की व्यवस्था होती थी। ये पूर्ण रूप में खुला था, नाम मत लीजिए सारे, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे पुराने जमाने में कांग्रेस हो, अपने वोट के लिए किसी लिए,
वर्ग विशेष को तुष्टि। आज आप देख लीजिए, किसी वर्ग का नहीं है, सिर्फ गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गलत आदमी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ऐसी स्थिति नहीं है किसी वर्ग विशेष पे। और मैं आपको ईमानदारी से बात करूं, मैं अपने मुसलमान भाइयों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आरएसएस का भी सदस्य रहा हूं भी, आज भी हूं मैं सदस्य हूं ना। तो वहां कभी कभी मुसलमान या इस्लाम के खिलाफ कोई बात बोली जाती है, ना हम लोग बीजेपी में कहीं बोली जाती है। ऐसी स्थितियों में आप राष्ट्र के साथ आइए, देश के साथ आइए। आप हैं भी, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जिनके कारण थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती होगी। इसलिए कहीं भी हमारे यहाँ, हमारे दल में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे कहीं भी विरोध किसी का नहीं है। हम तो राष्ट्रवाद पे विश्वास करते हैं। हम समाज, हमारे ही एक संगठन है आरएसएस में, आप जब भी बैठिएगा तो किसी भी वर्ग का आदमी एक साथ बैठता है, खाता है, पीता है। ये किसी दल में नहीं है हमारे। इसलिए जो यहाँ पे सिलेक्टिव तुष्टिकरण की व्यवस्था नहीं है। हाँ, राष्ट्रवाद की व्यवस्था है, उसमें जो आ जाता है, जो उसके खिलाफ जाता है, वो फंस जाता है। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, तो उसमें सत्ता में बदलाव होगा या सत्ता बीजेपी के हाथों में ही रहेगी? देख रहे हैं कि काम के आधार पर, देखिए दो चीज़ें होती है। जनता, जो अगर छोड़ दीजिए, मैं पार्टी का नहीं हूँ, जनता दो आधारों पे चुनती है, ये कि आपका काम अच्छा है, दूसरा विपक्ष कितना। तो मोदी जी के साथ साथ माननीय योगी जी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं। कुछ छोटी मोटी कमियां भी हैं तो उसको सुधार भी रहे हैं। और जो विपक्ष है चरित्रहीन है, विपक्ष असंगठित है, विपक्ष के अंदर कोई ये अल्टरनेट देने की क्षमता ही नहीं है। एक ग्रुप, किसी वर्ग, किसी जात के लोग अपना इकट्ठा करके विपक्ष कर रहे हैं, तो थोड़ा होने वाली स्थिति। इसलिए राष्ट्र हित में व्यवस्था अभी माननीय, मैं चाहूँगा, अभी जनता से अनुरोध भी है कि योगी जी को पुनः मौका दें, आगे बढ़े भारतीय जनता पार्टी। सर, अंत में मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जनता को और साथ ही साथ अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो मेंबर ऑफ द बार के रूप में मैं चाहूँगा कि हमारे बार एसोसिएशन को और हमारे बार के मेंबरों को इस कोरोना काल में संगठित होकर के काम करना चाहिए। और जो कुछ भी हमारे अधिवक्ता हैं, और मैं न्यायिक व्यवस्था से भी अनुरोध करूँगा कि एक ऐसा संगठन बना के चलें कि एक एग्जाम्पल आए कि हमारी न्यायिक व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, राष्ट्र हित में है। और सामान्य जन के लिए मेरा अनुरोध होगा, इसमें कोरोना काल में अपने को संयमित रख करके भारत की प्रगति में, प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान करें। सर, आपने मनोज तिवारी टॉक शो में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। जैसा कि आपने देखा, आज हमने बात की राधाकांत ओझा जी से, जिन्होंने हमें कई विषयों पर अपनी बात बताई। इन्होंने बताया कि एक मजबूत विपक्ष का लोकतंत्र में क्या महत्व है। साथ ही हमें इन्होंने ये भी बताया कि आज वकीलों की समस्या क्या है, साथ में इसमें ऐसे क्या सुधार करने चाहिए कि हम इन समस्याओं में सुधार कर सकें। हम आपको आगे भी ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मिलाते रहेंगे। आप देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।